सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बसंत भाग 1। तो बसंत भाग 1 के पाठ 12 जिसका नाम है संसार पुस्तक है। तो इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इस पाठ के लेखक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्होंने संसार पुस्तक में उनका कहने का आशय है कि ये जो संसार है, यह जो विश्व है, ये एक पुस्तक के समान है। पुस्तक से तात्पर्य क्या है कि जैसे हम पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वैसे ही ये जो संसार है, यदि हम इस संसार में भ्रमण करेंगे, पर्यटन करेंगे, जगह जगह पर जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं हर एक जगह से कुछ न कुछ ज्ञान या नॉलेज प्राप्त ही होगा। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम इसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, मसूरी यह उत्तराखंड में पड़ता है। मसूरी एक स्थान है, पर्वतीय स्थान है। ठीक है। तो मसूरी जो है कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड पड़ता है, इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ लोग जो है इसे देखने जाते हैं। ठीक है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो मसूरी में हूँ और मैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इलाहाबाद जो है यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। यह भी एक पर्यटक स्थल है, अच्छा स्थान है। ठीक है। इलाहाबाद में हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों के मध्य काफ़ी दूरी है, तो हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। इसलिए लेखक कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि क्योंकि तुम्हारी और मेरी दूरी जो है वो काफ़ी है, तो मैं कैसे अपनी बातें तुम तक पहुंचाऊं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो इस दुनिया की छोटी छोटी कथाएं क्या करूंगा, लिख सकूंगा ताकि तुम उसे पढ़ करके समझ सको। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। हिंदुस्तान और आप लोगों को पता भी होगा ना, इंग्लैंड ने जो है भारत को काफी दिनों तक गुलामी की जंजीरों में बांधे रखा था। ठीक है। तो वही लेखक करने का आशा है कि तुम भारत के इतिहास और इंग्लैंड के इतिहास को तुम जानती ही होगी या पढ़ा ही होगा तुमने। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। क्या है? टापू। टापू जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? वह स्थान जो जिसके चारों ओर क्या होता है, जल ही जल होता है और बीच में जो है वो लैंड या स्थलीय भाग होता है। तो इसी उसको क्या कहते हैं? टापू। बिल्कुल सही। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, और हमारा जो भारत देश है वो क्या है? एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है या फिर तुम्हें जानने का कुछ इच्छा है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। कहने का आशय है कि जो मतलब कि जो स्थान है, जो विभिन्न देश है, तो इन देशों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी विभिन्न जातियां हैं। ठीक है। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अर्थात कहने का आशय ये है लेखक का, वह यह कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से कि हमें जो है सीमित नहीं रहना चाहिए कि जहाँ तक हमारा जन्म हुआ है हम केवल वहीं तक स्थानीय स्थान तक ही सीमित रहें, बल्कि हमको इस संसार का या अपने से अलग दूर जाकर और चीज़ों का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। मतलब कि मैं जो है मैं काफ़ी चीज़ें तो लेखन के माध्यम से मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है पूरी सभी जो बातें हैं वह मैं लेखन के माध्यम से तुम तक नहीं पहुंचा सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग भी इसमें आबाद है। मतलब आबाद मतलब स्वतंत्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। कहने का सही है कि जब तुम्हारी उम्र थोड़ा सा अधिक हो जाएगी, लेखक कह रहे हैं कि जब तुम्हारा जो अवस्था जो हो थोड़ा सा बड़ी होगी, तुम्हारे अंदर जो समझदारी हो जाएगी, तो तुम विभिन्न विभिन्न देशों के विभिन्न जगहों में रहने वाले लोगों के विषय में, उनके इतिहास के विषय में जब तुम पढ़ोगी तो काफ़ी कुछ समझ पाओगी। उसमें तुम्हें इतना जितना आनंद मिलेगा
उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जब तुम विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न मतलब लोगों में प्रचलित धारणाओं को समझोगी तो तुम्हें बड़ा ही इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, तो यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई जानदार चीज न थी। कहने का आशय यह है कि जो मतलब जब इस पृथ्वी का या फिर इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का जब प्रारंभ हुआ था तो इस यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। सिर्फ क्या था, चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सिर्फ यही थी। फिर जानवर आए, जानवर के बाद फिर धीरे धीरे इंसानों की ऐसे ही क्रमिक विकास होता गया। ठीक है, तो आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जंगलों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। मतलब कि लेखक का कहने का आशय है कि जब हम पूरा अवशेषों को, जो पुरानी नदियाँ हैं, पूरा अवशेष या फिर जो ऐतिहासिक पुरानी जो वस्तुएं हैं, यदि हम उससे कुछ उन्हें देखेंगे तो हमें ये ज्ञान होगा कि पहले का जो मनुष्य था या पहले के जो व्यक्ति थे या पहले का जो इतिहास था तो कुछ इस प्रकार रहा होगा। कैसे? जब हम पुरानी निधियों या पुरानी वस्तुओं को देखेंगे तब। तो आप लोग आज भी जब विभिन्न जगहों पर भ्रमण करने जाते होंगे, म्यूजियम में, तो आप लोग देखते होंगे ना, वहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीजें रखी होती हैं। तो वही लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब आप पुरानी चीजों को देखेंगे तो स्वयं से अनुमान लगा पाएंगे कि पहले किन किन चीजों का कैसे अस्तित्व रहा होगा। ठीक है, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? जब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हों? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस संसार की जो वस्तुएं हैं, जैसे नदी, पर्वत, झीलें या फिर जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, यदि हम इनके अस्तित्व को जानेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जो है जानने का अवसर प्राप्त होगा या सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो लेखक का कहने का यही आशय है कि हमें निरंतर जो है कुछ न कुछ ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? विभिन्न जगहों के भ्रमण से या जगह जगह की चीजों से परिचित होकर के। ठीक है, कोई जबान मतलब कोई भाषा, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। ठीक है, प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उससे पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा,
यह गोल चिकने रोले की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोला कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा का मतलब है एक टुकड़ा, ठीक है। और समुद्र किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोला तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो लेखक ने इस पत्थर का उदाहरण देकर के हमें समझाया कि हर एक वस्तु में, हर एक जो है, हर एक वस्तु का, हर एक स्थान का अपना एक क्या होता है, इतिहास होता है, ठीक है। तो जब हम उन चीजों के विषय में, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को या भौगोलिक पृष्ठभूमि के विषय में जानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज्ञान। तो इसलिए हमको जहाँ पर भी कभी भी हमको अगर कहीं भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसके जहाँ भी हम जाएं वहाँ के उसके इतिहास के विषय में जानना चाहिए। हर एक स्थान, हर एक वस्तु के विषय में यह जानने की कोशिश। तो लेखक यही कहने का आशा है, ये संसार क्या है, एक पुस्तक है, अर्थात ज्ञान का खजाना है। तो हमें निरंतर ही यहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है यदि हम सीखें तो, ठीक है। तो इस पाठ के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद। अब हम लोग थोड़ा सा इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विषय में। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। यह प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई थी। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से इन्हें बेहद लगाव था, इसलिए वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है वह इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर, ठीक है। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का ही जन्म हुआ था, तो इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो राधा कृष्णन के जन्म दिवस के रूप में, और 14 सितंबर बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है। इनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। उनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। तो मतलब कि क्या लेखक इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये अपने जो पुत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, ठीक है, वो भी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। भारत की पूर्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इनकी जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, तो अक्सर अपनी जो है पुत्री को पत्र लिखा करते थे, चिट्ठी, और उसमें वो काफी जो है ऐतिहासिक बातें बताया करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभाल लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इसको पढ़ा। तो इसमें जैसे कि लेखक ने बताया था कि संसार क्या है, एक पुस्तक है, और हमें पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कब? जब हम उसके अस्तित्व के विषय में कुछ सीखें, ठीक है। तो अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, तो जो हमें समझ के आधार पर इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आज का होमवर्क है। उम्मीद है कि आप सभी इसे करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।